दोस्तों, देश भर में महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनसे वो अपनी सुरक्षा कर पाएं तो क्या इसके लिए सरकार सभी महिलाओं को गन रखने की इजाजत दे सकती है? ये कहानी इसी टॉपिक पर बात करती है। तो ये गलत है, ये सही, साथ ही क्या ऐसा सच में हो सकता है? इन सारे सवालों का जवाब हमें इस मूवी में मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम साल 2002 का समय देखते हैं, जहां एक गांव में केशव नाम का एक पुलिस सब इंस्पेक्टर अपनी बेटी को उसके स्कूल छोड़कर ड्यूटी पर निकल जाता है। केशव की बेटी का नाम भारती है, जो कि स्कूल में अपनी दोस्त के लिए एक टीचर से लड़ पड़ती है। असल में भारती की दोस्त को उसी की क्लास का एक लड़का परेशान करता था, जिसकी जब भारती ने टीचर से शिकायत की तो उन्होंने उस लड़के को बिना सजा दिए सिर्फ डांट दिया। इस कारण भारती टीचर से उसे सजा दिलाने के लिए कह रही होती है। वो टीचर भारती की नहीं मानती और उसे जैसे ही पीटने के लिए हाथ उठाती है, वैसे ही भारती उनके सामने एक गन रख देती है। मतलब कि भारती अपने पिता की सर्विस गन लेकर स्कूल आ गई थी ताकि वो उस लड़के को सजा दे पाए। लेकिन यहाँ उल्टा केशव को प्रिंसिपल से काफी फटकार मिलती है। साथ ही प्रिंसिपल भारती को भी स्कूल से निकाल देती है। केशव चुपचाप अपनी भारती को लेकर वहां से चला जाता है। वो अपनी बेटी को एक भी शब्द नहीं कहता, बल्कि उससे पूछता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या बनना है बेटी? सामने से जवाब आता है कि पापा, आपकी तरह एक पुलिस ऑफिसर, ताकि मैं बुरे लोगों को सजा दे पाऊं। इस पर केशव कहते हैं कि तुम्हें अगर लोगों की गलतियां ही ठीक करनी है तो कोशिश करो कि उनसे गलती शुरुआत से ही ना हो, और ये तुम टीचर बनकर कर सकती हो बेटा। एक पुलिस वाला बुरे लोगों को सजा दिलवाता है तो वहीं एक टीचर इंसान को बुरा बनने ही नहीं देती। केशव और भारती की बातों के बीच ये सीन यहाँ से कट होकर 2023 के समय पर आ जाता है, जहाँ चेन्नई में हम केशव को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ा हो चुका है। केशव का घर भारती के घर के सामने ही है, जो कि अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसकी खुद की एक फैमिली है, जैसे उसकी सास, उसका पति, उसकी एक बेटी, और इन सभी का वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि भारती ने अपने पिता केशव से पिछले 16 सालों के दौरान बात तक नहीं की, जिसके पीछे की क्या वजह है ये हमें आगे जानने को मिलेगा। भारती अपने परिवार को संभालने के साथ में स्कूल में टीचर भी है, जिस स्कूल में उसकी बेटी भी पढ़ती है। भारती बच्चों से काफी अच्छी तरह पेश आती है, बच्चे भी उसको बहुत प्यार करते हैं। अब किसी वजह से भारती को स्कूल खत्म होते ही कहीं और जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने पति से बेटी को पिकअप करने के लिए बोल देती है। भारती का पति उसकी अचानक कहीं चले जाने की आदत से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि भारतीय टीचर के साथ एक सोशल वर्कर भी है, जो उन लड़कियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करती है जिनका कभी बलात्कार हुआ हो या फिर किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की हो। ऐसे कई केसेस में सही समय पर सही कार्रवाई हो, इसलिए भारती ने कई बार धरना वगैरह भी किया। इसी तरह आजकल भारती भावना नाम की एक लेडी का केस देख रही है। दरअसल भावना एक गारमेंट कंपनी में काम करती है, जिसके मैनेजर प्रकाश ने उसके साथ बलात्कार किया, और अब भारती कोशिश कर रही है कि उस प्रकाश को सख्त से सख्त सजा मिले। भावना के साथ जब एक घटना घटी और जब वो हॉस्पिटल में थी, तभी संतोष नाम के लड़के ने उसको देख लिया था। उस दिन से ही उसे भावना से प्यार हो गया और अब दोनों साथ में हैं। संतोष सब कुछ जानते हुए भावना का साथ दे रहा होता है, और ये देखकर भारती काफी खुश होती है। वो कहती है कि तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से बची कुची महिलाएं रोड पर आराम से निकल पड़ती हैं। अब इन लोगों से केस के बारे में बातचीत करने के बाद भारती अपने घर आती है, जहां आते ही उसका पति भारती को देर आने के लिए उल्टा सीधा बोलने लगता है, क्योंकि उसके मुताबिक अपने सोशल वर्क के कारण भारती परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भूलती जा रही है। वो अपने पति की इन बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। इसी बीच हमें एक और लेडी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बेटी को स्कूल लेकर जा रही होती है, लेकिन उसकी बेटी कोई किताब घर भूल जाती है, तो वो उसे लेने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन काफी देर हो जाने के बाद जब वो नहीं आती तो वो लेडी भी अपनी बेटी को ढूंढते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है, जिससे खुलते ही वो दंग रह जाती है। दरअसल इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक अमीर बिजनेसमैन ने लिफ्ट के अंदर इस 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर दिया। ये देखकर उस बच्ची की माँ काफी रोती है। वो तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उस बच्ची के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है, जिसके जाते ही पुलिस उस अमीर बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लेती है। उसका नाम होता है जनार्दन। अब एक 10 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, ये बात किसी आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है, जिस बारे में जब भारती को पता चलता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि भारती का एक छोटा भाई भी है, जो कि एक वकील है। वो इस तरह के केसेस में भारती का साथ देता है। उसके छोटे भाई का नाम भारत है। भारत को फोन करके भारती सीधा हॉस्पिटल आने के लिए बोल देती है, जहाँ पहुंचकर वो उस बच्ची की माँ से मिलती है, जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी बच्ची का अंदर इलाज चल रहा था। भारती उसे अपने बारे में बताती है और कहती है कि हमें उस दरिंदे को कुछ भी करके सजा दिलानी होगी। ऐसे केसेस में तो बिना देरी किए FIR करवा देनी चाहिए, और इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं बल्कि जनरल हॉस्पिटल में करवाना चाहिए। आपने ये दोनों चीजें ना करके उस दरिंदे को इन चीजों से निकलने का मौका दे दिया है। मगर कोई बात नहीं, आप मेरे भाई भारत की मदद से कंप्लेंट करो और साथ ही हम आपकी बेटी को जनरल हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। अब पुलिस FIR नहीं कर रही थी, तो भारती कुछ लोगों के साथ जाकर उस इंस्पेक्टर पर दबाव बनाती है, जिसे ना चाहते हुए FIR दर्ज करनी ही पड़ती है। अब इस केस ने भारती को अंदर से झकझोर करके रख दिया था।
मानो जैसी उसकी कोई यादें ताज़ा हो गई हो, जिस कारण भारती रात में सो भी नहीं पाती और फिर कुछ सोचकर ऑनलाइन एक गन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देती है। जो बात भारती के पिता को एक सीनियर ऑफिसर बता देता है। असल में वो भी पुलिस में थे तो उनकी भी जान पहचान थी। भारती के स्वभाव के बारे में उस ऑफिसर को अच्छी तरह पता था। भारती ऐसे बलात्कार के केसेस के लिए जब भी काम करती है तो वो दिमाग से नहीं दिल से सोचती है। इसीलिए वो ऑफिसर भारती के पिता से पूछता है क्या हमें उसे गन लाइसेंस देना चाहिए। भारती का पिता केशव कहता है आप जो भी प्रक्रियाएं करते हैं उसे पूरी तरह करने के बाद खुद फैसला कीजिए। बाकी मुझसे पूछेंगे तो मैं तो उसी का पक्ष लूंगा क्योंकि मुझे पता है उसने सोच समझ कर ये किया होगा। अब लाइसेंस का इन्वेस्टिगेशन का काम उसी ऑफिसर को मिलता है जिसे भारती ने एफआईआर लिखने पर मजबूर किया था। वो ऑफिसर अपना बदला लेने के लिए इस लाइसेंस की इन्वेस्टिगेशन के बहाने भारती के साथ उसके परिवार के सभी लोगों से पूछताछ करता है, जिस कारण भारती का पति उसे काफी कुछ सुनाता भी है। धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है कि एक टीचर और सोशल वर्कर ने गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, जिस कारण वो सभी भारती के घर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां देखकर भारती का पति बोलता है कि तुम ये सब संभाल लो, मैं अपने परिवार को संभालूंगा। यहाँ मीडिया से भारत और केशव डील करते हैं। किसी का मानना होता है कि भारती को लाइसेंस दे देना चाहिए तो कोई उसके खिलाफ होता है, लेकिन भारती की बात करें तो वो अपनी बचपन की दोस्त इंदिरा को याद कर रही होती है। यहाँ पर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है साल 2007 में, जहाँ हम देखते हैं कि भारती और इंदिरा अपना ज्यादातर समय साथ ही बिताते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। बात करें इंदिरा की तो उसकी एक छोटी बहन और माँ है। इसी बीच गांव का एक गुंडा लगातार इंदिरा का पीछा करता है, जिसने एक दिन इंदिरा और भारती को कहीं जाते हुए देख लिया और फिर उन्हें कुछ गुंडों के जरिए उठा लेता है। अब भारती को तो मार्शल आर्ट आती थी तो वो तो सभी गुंडों को काफी मारती है, लेकिन इंदिरा नहीं बच पाई। वो आदमी इंदिरा का बलात्कार करके चला गया था। जब तक भारती आती है तब तक वो अपना काम कर चुका था। भारती इस हालत में इंदिरा को घर लेकर आती है। अब क्योंकि केशव पुलिस ऑफिसर था तो इंदिरा की माँ से एफआईआर लिखवाने के लिए कहता है, लेकिन इंदिरा की माँ ये नहीं चाहती थी। वो रोते हुए केशव से कहती है कि हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मेरे पास एक और बेटी है, उसे भी लेकर मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहती। अगर आप सच में इंदिरा का भला चाहते हैं तो हो सके इस बात को यहीं दबा दीजिए। इसी बीच जब बात करने के लिए भारती अपने पिता के पास आती है, उसी वक्त सभी को पता चल जाता है कि इंदिरा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। ये चीज भारती को पूरी तरह से तोड़ देती है। इंदिरा की मौत के बाद भारती केशव से पूछती है कि आपने क्यों कुछ नहीं किया। मेरी दोस्त मर चुकी है जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, आज वो आराम से घूम रहा है। केशव कहता है मैंने इंदिरा की माँ से वादा किया है कि मैं इस केस में कुछ नहीं करूंगा। भारती भी जवाब देती है कि ठीक है आप नहीं कर सकते, लेकिन उस वक्त मैं इंदिरा के साथ थी इसीलिए मैं इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन करूंगी। केशव इस पर बोलता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि मैंने इंदिरा की मौत को न्यूट्रल डेथ बताकर केस क्लोज कर दिया है। अब ये बात पता लगते ही भारती फैसला करती है कि आज के बाद मैं आपसे मरते दम तक बात नहीं करूंगी। और दोस्तों यही वजह थी कि भारती इन चीजों के खिलाफ लड़ती है और उसने अपने पिता से बात इसलिए नहीं की थी। अब भारती कई बार ओवर रिएक्ट कर चुकी है तो उसके सोशल वर्क के काम और भारती के गुस्से की वजह से उसके लाइसेंस की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है। उसी दौरान एफआईआर में देरी होने और जनरल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे के होने के कारण जनार्दन बेल पर छूट चुका था। इसलिए वो भारती के सामने उसे और उस बच्चे की मां को धमकाने आता है, जिस दौरान भारती चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। इसलिए भारतीय गन लाइसेंस न मिल पाने की वजह से कोर्ट में पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करने का फैसला करती है, जिसमें वो मांग करती है कि सरकार 18 साल से ऊपर की लड़कियों को अपने पास गन रखने की इजाजत दे ताकि वो सुरक्षित महसूस कर पाएं, जबकि गन लाइसेंस देने की उम्र 21 साल है, फिर चाहे वो कोई भी जेंडर हो। ये पीआईएल भारतीय अपने भाई भारत के जरिए जस्टिस गीता के अंडर फाइल करती है, जो कि कंट्रोवर्शियल जजमेंट देने के लिए मशहूर है। भारती की इस पीआईएल के बारे में पूरे देश भर में बातें हो रही होती है, यहाँ तक कि इस केस की पूरी प्रोसीडिंग लाइव दिखानी जानी थी। पहली तारीख पड़ती है और जज गीता अपोजिशन लॉयर जो कि मिनिस्ट्री की तरफ से था उन्हें अपना आर्ग्यूमेंट पेश करने के लिए कहती है। वो कहते हैं कि भारती ने यह पीआईएल अपने गुस्से के कारण की है ताकि सभी का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। जब पहले से ही आर्म्स एक्ट 1959 के तहत गन लाइसेंस सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो 21 साल के हो चुके हैं और उन्हें सुरक्षा की जरूरत हो। इसके साथ कई और फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, लेकिन सभी लड़कियों को 18 साल के होते एक गन दे देना ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। वैसे भी लड़कियां गन नहीं संभाल सकती, इसकी उन्हें इतनी जरूरत नहीं है। उनकी इस बात के जवाब में भारत कहता है पिछले साल करीब 4 लाख फीमेल्स के साथ यौन शोषण हुआ था, साथ ही हर रोज करीब 16 बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, यानी कि साल भर में 6000 से ज्यादा। इन सभी में से कितनी तो ऐसी हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और डाटा की माने तो हर साल हजारों लड़कियां खुद की जान ले लेती हैं। रही बात औरतों के हथियार संभालने की, तो औरतें घर में बहुत चाकू संभालती भी आ रही हैं, तब तो उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। सामने वाला लॉयर कहता है कि सरकार ने लड़कियों के लिए कितने कानून बनाए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए पेपर स्प्रे वगैरह के साथ कुछ ऐसे ऐप्स भी लॉन्च किए हैं, इतना कम नहीं था क्या?
सरकार ने लड़कियों को चाकू तक रखने की परमिशन दे दी थी, उसका क्या? इस पर भारत कहता है कि उस चाकू की वजह से कई लड़कियों को जेब कतरी बोलकर अंदर कर दिया गया। इस बात को साबित करने के लिए भारत गीता को एक वीडियो भी दिखाता है। वो कहता है कि हमें अगर अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो उन्हें सुरक्षित करने के लिए ये लॉ पास करना जरूरी है। यहाँ भारत इंदिरा के केस का रेफरेंस लेता है जिसने बलात्कार की वजह से अपनी जान दे दी। अब इस बात को सुनकर गीता अगली डेट पर इंदिरा की मां को पेश होने का ऑर्डर देती है। कोर्ट से जब भारती अपने भाई के साथ घर जा रही होती है तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस कारण भारती को काफी चोटें आती है, लेकिन उसका भाई भारत सभी को बुरी तरह मारता है। यह हमला जाहिर है ऐसे लोगों ने करवाया होगा जो नहीं चाहते कि ये PIL पास हो। इसकी अगली डेट पर इंदिरा की मां पेश होती है, जो कि अपोजिशन लॉयर के पूछने पर कह देती है कि मेरी बेटी की मौत बीमारी की वजह से हुई थी। बस फिर सवाल करने की बारी भारत की आती है, जो इंदिरा की मां को इंदिरा की मौत के पहले उसके द्वारा लिखी डायरी का एक पन्ना पढ़कर सुनाता है, जिसमें उसने लिखा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। इंदिरा की बातें उसकी मां का दिल पिघला देती है, जो कहती है कि औरतों को शुरू से ही दबाया गया है, हमेशा बोला गया है कि सहन करो। मैंने भी अपनी बेटी को यही सब सिखाकर बड़ा किया था, लेकिन फिर उसके साथ यह हो गया। लोग कहते हैं कि औरतों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन उनका कितना पालन हो रहा है? लोगों को जो करना होता है वो बिना डर के कर रहे हैं। अगर कानून सख्त है तो हर रोज इतनी औरतों के साथ गलत क्यों हो रहा है? उनकी जानें क्यों जा रही है? ये सारी बातें कहते हुए इंदिरा की मां रोने लग जाती है। फिर उनके बाद भारत केशव को कटघरे में बुलाता है। वो केशव से पूछता है कि जब इंदिरा ने अपनी जान दे दी तो आप ही वहां पर सब इंस्पेक्टर थे ना, तो आपके मुताबिक उसके केस को आपने दबाया क्यों था? आखिर आपने ऐसा किया क्यों? इस पर केशव माफी मांगते हुए कहता है, हाँ, मैंने इंदिरा के केस को दबा दिया था ताकि उसकी बहन और माँ सुरक्षित रहे। खुद मेरी बेटी तक उस घटना की गवाही थी, इसलिए अपनी इस गलती के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। यहाँ दूसरा वकील केशव से कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं अपनी बेटी का साथ देने के लिए, जो कि आपकी सगी बेटी है ही नहीं। और ये बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं, जिसके साथ केशव बताना शुरू करता है कि यह बात 1991 की है, जब मुझे एक आदमी का फोन आया जिसने बोला कि मेरे पड़ोस में लड़की के पैदा होने पर उसकी दादी और पिता उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें उस महिला को दिखाया जाता है जो अपनी नवजात बच्ची को अपने पति और सास से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक केशव वहां पहुंचता तब तक उन्होंने मां को मार दिया था और बच्ची को जहर दे दिया था। केशव तुरंत उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी जान बच गई और उस बच्ची का कोई नहीं था, इसलिए केशव ने उसे खुद पालने का फैसला किया। वही बच्ची आज दूसरी लड़कियों के हक के लिए दुनिया से लड़ रही है। ये बात सुनकर भारती के दिल में केशव के लिए इज्जत और बढ़ जाती है और वो अपने पिता को माफ कर देती है। साथ ही उसने इतने साल बात न करने के लिए माफी भी मांगी होती है। लंच के बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है, जिसमें भारत कहता है कि मैं मानता हूं कि फीमेल्स के लिए कानून बनाए गए हैं, पर इसके बावजूद क्राइम कम नहीं हुआ। इसलिए बस मेरा कहना यह है कि आर्म्स एक्ट के तहत बस लड़कियों को लाइसेंस देने की उम्र 18 कर दी जाए, बाकी सबके लिए भले 21 रहे। इस पर दूसरा वकील कहता है कि यह करना इतना आसान नहीं है। भारत कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ इस मामले पर विचार आराम से कर सकती है। अच्छा, तो क्या तुम इस केस के लिए मिनिस्टर को कोर्ट बुलाओगे? यहाँ गीता कहती है कि क्यों, वो आ नहीं सकते। अगर उन्हें लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है तो उन्हें जरूर आ जाना चाहिए। फिर क्या था, अगली डेट पर मिनिस्टर खुद आते हैं, जिनसे सवाल करने का मौका इस बार भारती को दिया जाता है, जो मिनिस्टर से पूछती है कि सर, मान लीजिए अगर मैंने आपको एक थप्पड़ लगा दिया तो मेरे साथ क्या होगा? मिनिस्टर कहता है कि तुम्हें तुरंत जज साहिबा सजा सुना देगी। भारती कहती है ठीक है, मुझे सजा हो जाएगी, लेकिन इतने से क्या आप इस बात को भूल पाएंगे? मिनिस्टर कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस थप्पड़ का ट्रॉमा मुझे रात को सोने नहीं देगा। भारती कहती है तो फिर आप सोचिए, जिस लड़की के साथ गलत होता है, अगर उसके साथ गलत करने वाले को सजा हो भी जाए तो क्या उन लड़कियों को उस घटना का ट्रॉमा रहता है? क्या उन्हें वो घटना जो उनके साथ होती है वो उन्हें तड़पाती नहीं होगी? वो उस चीज से कभी निकल ही नहीं पाती। छोटी छोटी बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं ये दरिंदे। लड़कियां तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रात को सफर तक नहीं कर सकती। क्या ये कंट्री अब भी सेफ है सबके लिए? उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि उन्हें ही होना पड़ेगा। इसीलिए अगर उनके पास गन होगी तो कोई भी उनके साथ गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा। मिनिस्टर कहता है कि ये फैसला मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि फीमेल्स की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। उनके जाने के बाद बारी आती है फैसले की, तो गीता कहती है माना कि महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और जो कानून बने भी हैं वो कई महिलाओं की लाशों पर बने हैं, इसीलिए जरूरत है उन कानूनों को और भी स्ट्रिक्ट करने की। आजकल के समय में छोटी बच्चों के साथ भी गलत हो रहा है। पोक्सो के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो बच्चों तक को गन्स देनी पड़ेंगी। गन्स की वजह से लड़कियों की सुरक्षा नहीं, क्राइम बढ़ेगा। इसलिए जरूरत है महिला सुरक्षा के कानून में बदलाव की और नियम लाने की। इस PL को यही रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन हमें स्कूल्स में बच्चों को बताना होगा कि किस तरह अपने अंदर की इच्छाओं को खत्म किया जाए, खास करके लड़कों को। तभी सोसाइटी में चेंज आएगा।
अगर हम उस सोच को ही खत्म कर सकें तो शायद हिंसा की जरूरत होगी ही नहीं। ये पीआईएल तो खारिज की जाती है, लेकिन अभी भी भारती ने हार नहीं मानी थी दोस्तों। वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम थी, क्योंकि जज ने जो कहा उसे लागू करने में बहुत समय लगेगा। तब तक के लिए शांति स्थापित करने के लिए हिंसा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक मर्द फिजिकली मजबूत होता है, उसका मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इंदिरा की मां जाकर उस आदमी को गोली मार देती है जिसने इंदिरा के साथ गलत काम किया था। इन अपराधों में कमी तभी आएगी जब हर लड़की खुद की सुरक्षा करने में सक्षम होगी। इसी बेहतरीन मैसेज के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।